इस वीडियो में हम लोग नाखून पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो नाखून पे होने वाला फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है और ये काफ़ी लोगों में देखने को मिलती है। तो जो नाखून पे होने वाले फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें 3 फंगल स्पीसीज महत्वपूर्ण होती हैं जो देखने को मिलती हैं। एक तो डर्मेटोफाइट्स, दूसरा ईस्ट एंड तीसरा मोल्ड। तो ये जो फंगस होते हैं ये हमारे नाखून के संरचना को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देते हैं। तो इनकी वजह से नाखून जो होती है वो मोटी हो सकती है, खुरदुरी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसका कलर बदल सकता है। तो कलर में ब्लैक कलर, ब्राउनिश कलर और इसी तरह से सफ़ेद कलर की भी हो सकती है। कभी कभी पीले रंग का भी रूप ले लेती है और उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, सुपर इम्पोज्ड ऊपर से आके बैक्टीरिया बैठ जाए तो फिर वो ग्रीन कलर का भी हो सकती है। एक बैक्टीरिया होती है स्यूडोमोनास जो कि कई बार साथ में पाई जाती है। तो ये नाखून के कलर को चेंज कर सकती है, नाखून के टेक्सचर को, कैरेक्टर को चेंज कर सकती है। नाखून का जो बाहरी हिस्सा है उसको खोखला कर सकती है। नाखून का जो जड़ है जहाँ नाखून स्किन से चिपकी हुई है तो उस जड़ को खोखला करके हटा सकती है। नाखून हवा में उखड़ा हुआ दिखेगा, पतला हो सकता है, उखड़ा हुआ दिखेगा, होल जैसा, जैसे छेद बन गया नाखून में इस साइड से, बिल्कुल गैपिंग हो जाएगी और उसके अंदर भुरभुरा पाउडरी मटेरियल उसके अंदर बैठ सकता है। जैसे आप उसको हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो वो भुरभुरा पाउडरी मटेरियल निकलेगा। तो ये फंगस जो होती है इस तरह से नाखून को डैमेज कर सकती है। तो फंगस आप ऐसे समझें कि फंगल जो होता है वो एक कीटाणु होता है। जैसे एक इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होने वाला, एक होता है वायरस के द्वारा, और उसी से मिलता जुलता एक कीटाणु होता है फंगस। तो वो फंगस जो है यहाँ पर नाखून को इन्फेक्शन कर देता है। तो ये तीनों जो कीटाणुओं की बात की मैंने वो नंगे आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको देखना हो तो आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है, माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है। तो ये जो फंगस का कीटाणु होता है ये बाहर से कोई कीटाणु आकर के आपके नाखून में बैठ गया है, मतलब एक प्रकार का इन्फेक्शन है ये जो कि आपके नाखून को डैमेज कर रहा है। तो ये जो नाखून का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा पैर के नाखून में होता है और कभी कुछ लोगों के हाथ के नाखून में भी इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन तेज होता है, एक इन्फ्लेमेटरी वैरायटी होता है जो कि मोल्ड्स की वजह से होता है। तो उसमें अगल बगल की स्किन पक भी सकती है, उसमें दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, मरीज को पीड़ा हो सकती है। लेकिन साधारणतः जो नाखून का फंगल इन्फेक्शन है वो मरीज को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता, मतलब उसमें खुजली, जलन, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। नाखून का जो शेप है, जो जो देख रहे हैं नाखून, वो खराब हो जाता है, नाखून का कॉस्मेटिक अपीयरेंस खराब हो जाता है। दूसरी परेशानी ये करता है कि ये फंगल इन्फेक्शन बॉडी में दूसरे जगह भी फैल सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंगवर्म, दाद की समस्या। अब दाद की समस्या के बारे में आपको पता ही होगा कि कितनी खराब रूप ले चुकी है। पूरे देश में पूरा गांव घर घर लगभग पीड़ित हो चुका है दाद की समस्या से। तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो ये दाद का जो इन्फेक्शन है वो नाखून के ही फंगस से उठ करके चमड़ी पे आ सकता है। इसी तरह से घर के दूसरे मेंबर्स को भी ये फंगस फैल सकता है। जैसे आदमी टॉवेल यूज़ करता ही है, एक दूसरे का सामान तो इस्तेमाल करता ही है, तो आपके नाखून से उठ करके कीटाणु कपड़ों पे गया, कपड़ों से दूसरे के शरीर पे चला गया। तो इस तरह से भी ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि ये फंगल इन्फेक्शन होता किसको है ज़्यादा और इसके पीछे होने का कारण क्या है। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो तो फंगस की बात हो ही गई कि फंगस से होता है। किन में ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है, लेकिन ये यंग लोगों में मिल सकता है, बच्चों में देखने को मिल सकता है। तो वृद्ध लोगों में होने के पीछे कारण क्या होता है, तो उसके पीछे कारण होता है कई सारे रीजन्स हैं। जैसे वृद्ध लोगों में डायबिटीज़, शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है। इसी तरह से उनकी खून की सप्लाई पैर की कम होती है। बहुत सारे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होते हैं जिसमें खून की सप्लाई कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह से जो लोग ज़्यादा गीले पानी में रहते हैं, नमी वाले स्थान पर रहते हैं, जैसे कि जो कपड़ा धोने वाले हैं, जैसे किसान जो हैं जो कि खेत में पानी में बुआई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, तो उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन, हाउस वाइफ में जो कि पानी के संपर्क में खाना बनाना, बर्तन धोना, तो उसकी वजह से पानी के संपर्क में आने से ये फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से किसी भी कारण से इम्यूनिटी बॉडी की गड़बड़ हो, तो जैसे अभी हमने बात की डायबिटीज़, शुगर के मरीजों में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो बाहर से कीटाणुओं का संक्रमण बढ़ जाता है हमारे शरीर पे, नाखून पे, हर एक संरचना पे। तो इसी तरह से नाखून भी, इसी तरह से जो HIV की बीमारी है, एड्स की, और भी कुछ इम्यूनिटी को कम करने वाली बीमारियां होती हैं, तो वो सारी बीमारियां नाखून के फंगल इन्फेक्शन को प्रिडिस्पोज करती हैं। इसी तरह से कुछ स्किन की बीमारियां हैं जिसमें नाखून डैमेज होता है और उसके ऊपर से फंगस आके बैठ जाता है। जैसे नाखून का सोरायसिस होता है तो उसमें भी देखा गया है कि
ऊपर से आके इन्फेक्शन बैठ गया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः कारण ओल्ड एज, इम्यूनिटी वीक होना, कमज़ोर होना, डायबिटीज़, HIV, ज़्यादा देर तक गीले इन्वायरमेंट में रहना, पानी वाले कंडीशन में रहना, तो ये सब प्रमुख कारण हो जाते हैं इसके पीछे होने का। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसके डायग्नोसिस का, ये कैसे पता चला कि मुझे नाखून का ही फंगल इन्फेक्शन है। तो नाखून का फंगल इन्फेक्शन जो है वो डॉक्टर के लिए अधिकांश केसेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब मुश्किल नहीं होती है पता करने में। लेकिन कुछ कंडीशन में जेन्युइन डिफिकल्टी आती है, कुछ कंडीशन में बहुत ह्यूज परेशानी आती है डॉक्टर को भी। जैसे अभी हमने बात की सोरायसिस नाम की बीमारी, तो सोरायसिस कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है नाखून के फंगल इन्फेक्शन से। तो सोरायसिस की बीमारी जो होती है कभी कभी बिल्कुल फंगस की तरह मिमिक करती हुई मिलेगी। इसी तरह नाखून के कुछ और डिस्ट्रॉफिक कॉज होते हैं, ट्रॉमेटिक नेल डिस्ट्रॉफी, लाइकेन प्लैनस, तो ये भी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ टेस्ट की मदद लेता है। जैसे एक टेस्ट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग। आपके नाखून का जो भुरभुरा मटेरियल है वो हल्का सा ब्लेड से स्क्रैप करके उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाएगा, तो उससे फंगस के जो हाइफी होते हैं वो दिख जाते हैं और डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। लेकिन QH की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी पुअर है, मतलब काफ़ी केसेस में टेस्ट में फंगस दिख नहीं पाता, होता तो है लेकिन दिख नहीं पाता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह से एक टेस्ट होता है नेल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो इसमें फंगस का कल्चर किया जाता है, मटेरियल आपके नाखून से स्क्रैपिंग लिया, उसको लैब में ग्रो कराया जाता है कल्चर पे, मीडिया पे, और फिर फंगस को देखा जाता है। उसमें एक और फ़ायदा होता है कि कौन सी दवाई काम करेगी वो भी पता चल जाती है कि कौन सी दवाई इस फंगस पे ज़्यादा काम करेगी। कुछ असामान्य परिस्थितियों में डॉक्टर बायोप्सी भी इंडिकेट करता है, तो जिसमें नेल बेड की बायोप्सी ले सकता है, नेल का जो रूट है, जड़ है, उसकी भी बायोप्सी ले सकता है, नेल मैट्रिक्स बायोप्सी उसे बोला जाता है। तो इन टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है कुछ असामान्य परिस्थितियों में। नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी एंटीफंगल दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें प्रमुख तरीके से जो दवाई इस्तेमाल होती है उसका नाम होता है टर्बिनाफिन, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और ग्रेसियोफल्विन। ये 4 दवाइयाँ प्रमुख तरीके से यूज़ की जाती हैं। तो जो टर्बिनाफिन वाली दवाई होती है वो 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम दिन में 1 बार या 2 बार लेनी होती है, और इसको 6 हफ्ते से लेके 3 महीने तक डॉक्टर दे सकता है। इसी तरह जो इट्राकोनाजोल गोली है उसको 100 मिलीग्राम से लेके 200 मिलीग्राम सुबह और शाम में दी जा सकती है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 महीने तक का हो सकता है। कभी कभी इट्राकोनाजोल को डॉक्टर पल्स थेरेपी में देता है, मतलब महीने के किसी विशेष सप्ताह में लेना होगा, बाकी सप्ताह में नहीं लेना होगा, फिर उसी सप्ताह में अगले महीने रिपीट करना होगा दवाई। तो इसे इट्राकोनाजोल पल्स थेरेपी बोला जाता है। जो फ्लूकोनाजोल वाली गोली होती है उसको हफ्ते में 1 बार लेना होता है, 150 मिलीग्राम की गोली आती है। कुछ डॉक्टर डेली भी देना प्रीफर करते हैं, कुछ लोग अल्टरनेट डे देते हैं। लेकिन फ्लूकोनाजोल जब वीकली दी जाती है, सप्ताह में 1 बार दी जाती है, तब थेरेपी बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करनी होती है, मतलब कि 4 महीने, 6 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक। ग्रेसियोफल्विन जो दवाई है वो दवाई उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा सा कमज़ोर देखा गया है। तो ये दवाई भी 250 मिलीग्राम से लेके 750 मिलीग्राम पर डे के डोज में दी जाती है, और इसको भी लंबे समय तक देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो खाने वाली दवाइयाँ हैं उनको लंबे समय तक देनी पड़ती हैं, तो पीछे से जो नाखून निकलता है वो धीरे धीरे ठीक होता जाता है। इसी तरह से लगाने वाले अब दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन लगाने वाली दवाइयाँ उतनी कारगर नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, उन्हें बहुत लंबे समय तक लगाना होता है, 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, कभी कभी 2 साल भी लगाना पड़ता है मरीज को। लगाने वाले जो क्रीम्स या लोशन हैं वो उतने कारगर नहीं पाए गए हैं जितने लगाने वाले दवाइयों में नेल पेंट या नेल लैकर आते हैं। तो उनका पेनिट्रेशन और जो ट्रिकल डाउन होने की टेंडेंसी होती है वो अच्छी होती है, तो इसलिए नेल लैकर्स ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। तो नेल लैकर में अपने कंट्री में 2 दवाइयाँ काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसमें साइक्लोपिरॉक्स और दूसरी एमरोल्फिन। इसी तरह से कुछ डॉक्टर ललिकोनाजोल 5% लोशन भी यूज़ करते हैं नेल के इन्फेक्शन में। बाहर की कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में 2 बहुत कारगर दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं जो कि अपने देश में नहीं हैं, तावाबोरोल एंड एफिनाकोनाजोल। तो ये 2 दवाइयाँ जो हैं आउटसाइड कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं है।
और अधिकांश डॉक्टर खाने वाली दवाई के साथ में लगाने वाला नेल लेकर दोनों साथ में देना पसंद करते हैं, उससे ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो काफ़ी डॉक्टर दोनों थेरेपी प्रीफर करते हैं। तो नेल जो नेल का फंगल इन्फेक्शन है, तो इन दवाइयों से अधिकांश मरीजों में रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ये दवाइयाँ, जितनी भी हमने दवाइयों की बात की, वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। विशेष करके यदि मोल्ड्स हों नाखून में, जो फंगस का स्पीसीज़ है वो मोल्ड हो, तो वो देखा गया वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि जो खाने वाली दवाइयाँ हैं वो कारगर नहीं होती हैं। इसी तरह कुछ मरीजों में दोबारा फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क देखा गया है, मतलब कि दवाई लिए आपकी ठीक हो गई परेशानी और कुछ समय के बाद वापस आ गई, 1 साल 2 साल के बाद वापस आ गई, तो ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल मेथड हैं, उनको भी डॉक्टर हेल्प में लाता है। जैसे अभी हमने बात की कि मोल्ड की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन दवाइयों से कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं आता है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर नाखून को पूरा निकाल सकता है, नाखून का डिब्राइडमेंट कर सकता है, उसके ऊपर कुछ एसिड आते हैं जैसे TCA, फिनॉल, इस तरह के केमिकल लगा के फंगस को डायरेक्टली किल कर सकता है। तो ये सब तरीके होते हैं नाखून के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो इसका कारण है उससे भी बचना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप कारण से नहीं बचते हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सुपर इम्पोज्ड फंगल इन्फेक्शन होता रहेगा और आपकी बीमारी हो सके ठीक ना हो और दोबारा भी हो जाए। तो यदि प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया जाए तो अधिकांश मरीजों में जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की दवाइयाँ हैं वो काफ़ी कारगर होती हैं। थैंक यू।